अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरहान कलवर और मेरे साथ नीम हकीम। आज हमें बात करनी है हार्मोन्स वर्किंग ऑन किडनी। बात जो हमने करनी है यहाँ पे, हम रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। हमने देख लिया कि किडनी किस तरह से वर्क करती है, नेफ्रॉन किस तरह से वर्क करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं और किन स्टेप्स के बाद जाकर यूरिन फॉर्मेशन होती है। अब हमारे पास किडनी के अंदर दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन की दो टाइप्स होती हैं और डिपेंडिंग ऑन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एनिमल, कि एनिमल किस एनवायरनमेंट के अंदर किन कंडीशंस में रहता है, इनका जो नंबर है वो आगे पीछे होता है। किसी में कोई ज़्यादा होता है, किसी में कोई ज़्यादा होता है। अच्छा, पहली बात हमने पढ़ा था कि ज़्यादातर जितना अमाउंट फ़िल्टर होता है, हमने पढ़ा था 180 लीटर जो है वो फ़िल्टर होता है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 1 से 2 लीटर जो है वो यूरिन पास आउट होता है। तो ये जो 180 लीटर में से बाकी है, ये क्या हो जाता है, ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो कितना वाटर रीअब्जॉर्ब होगा और यूरिन कितना गाढ़ा होगा, कितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा, कितना कम उसमें पानी जाएगा, इस चीज़ का तयन कौन करता है? इस चीज़ को डिटरमाइन करता है लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले वो पार्ट है जो कि यू शेप स्ट्रक्चर था। देखिए, इसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी ये उतना डीप जाएगा मेडुला के अंदर, ये जितना डीप जाएगा मेडुला के अंदर उतना ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब हो सकेगा। तो जितना बड़ा लेंथ, जितना बड़ा लूप ऑफ हेनले, उतनी ज़्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन और उतना कम वाटर यूरिन के अंदर जाएगा। अब हमारे पास लेंथ, लूप ऑफ हेनले की लेंथ की बेसिस पे हमारे पास दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं। एक को हम कहते हैं कॉर्टिकल, कॉर्टिकल नाम से समझ आ रहा है कॉर्टेक्स के अंदर होगा, और एक है हमारे पास जक्स्टा मेडुलरी। कॉर्टिकल वो है कि जिसका लूप ऑफ हेनले होता है छोटा सा, तो या तो ये कॉर्टेक्स में ही रहता है या मेडुला के अंदर जाता है लेकिन ऊपर ऊपर से वापस आ जाता है। जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, इनका लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा होता है, तो वो डीप जाता है मेडुला के अंदर। तो जाहिर है अगर मैं पूछूं कि रीअब्जॉर्प्शन कौन ज़्यादा करवाएगा, तो वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है जो ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। ये बुक के अंदर दोनों नेफ्रॉन्स की डायग्राम बनी हुई है। इसको अगर यहाँ पर देखें तो ये बोमेंस कैप्सूल है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले। इसका लूप ऑफ हेनले इतना छोटा सा है कि मेडुला के अंदर जा ही नहीं रहा। फिर ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये कलेक्टिंग डक्ट में आके खुल रहा है। ये वो नेफ्रॉन है जो कि पूरा का पूरा कॉर्टेक्स के अंदर है या मेडुला को सिर्फ टच करके आ रहा है, ये कहलाते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। इनका शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होता है। जबकि ये वाला नेफ्रॉन, ये यहाँ से बोमेंस कैप्सूल स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और फिर आ रहा है ये लूप ऑफ हेनले। इतना डीप जा रहा है मेडुला के अंदर, उसके बाद ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट। ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है जिनका लूप ऑफ हेनले मेडुला के अंदर बहुत डीप जाता है। अब जिस एनिमल को जितना ज़्यादा पानी बचाना होगा, उसकी बॉडी के अंदर, उसकी किडनीज के अंदर उतने ज़्यादा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होंगे। तो अगर एक मैमल है जो कि व्हेल है, जो समंदर के अंदर है, उसको ज़्यादा पानी बचाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज़्यादा होंगे, जक्स्टा मेडुलरी कम होंगे। लेकिन अगर हम ऊँट की बात करें, कैमल की बात करें, तो कैमल चूँकि सहरा में रहता है, उसे पानी बचाना है, तो उसके पास ऐसे नेफ्रॉन्स होंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब कर सकें, तो उसके पास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स ज़्यादा होंगे। तो ये रीजनिंग के अंदर भी पूछ लेते हैं कि वाई कैमल हैज़ मोर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स देन व्हेल। तो ये तो बात हो गई हमारे पास नेफ्रॉन्स की टाइप की। Now let's talk about effect of hormones on the working of kidney. किडनी के ऊपर या नेफ्रॉन के ऊपर हमारे पास 3 हार्मोन्स दिए हुए हैं जो कि वर्क करते हैं, जिनका डिफरेंट जो है वो फंक्शन है। पहला जो हार्मोन है हमारे पास, उसका नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ADH, या इसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। हमारे पास जो ब्रेन है, उस ब्रेन के बेस पे, ये ब्रेन है और ये ब्रेन के बेस से निकल रहा होता है एक अदद ग्लैंड, ये कहलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का एक अदद एंटीरियर लोब होता है आगे की तरफ और एक अदद पोस्टीरियर लोब होता है पीछे की तरफ। ये कुछ इस तरह का होता है पोस्टीरियर लोब। तो ये जो हार्मोन रिलीज होता है ये आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर लोब से। इस ADH का काम क्या है? नेफ्रॉन के अगर आपको पार्ट्स याद हों तो मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ, यहीं पर बना देते हैं। नेफ्रॉन के अगर आपको पार्ट्स याद हों तो ये बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, उसके बाद ये एक कॉइल ट्यूब थी जिसे आपने कहा था प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले है, उसके बाद ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और फिर फाइनली कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये जो हार्मोन है वेसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये जाता है लास्ट पार्ट के पास जिसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। मैंने आपको बताया था कि कलेक्टिंग डक्ट के अंदर होती है फाइनल वाटर एडजस्टमेंट, यानी कितना पानी जाना है यूरिन के अंदर, ये यहाँ पर डिसाइड होता है और ये डिसाइड करता है ADH।
तो सपोज कर लें कि रमज़ान है, मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि रमज़ान है, आपने सुबह सहरी की है, उसके बाद से पानी नहीं पिया, तो बॉडी में पानी की कमी है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा एडीएच, एडीएच जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के पास और इसको कहेगा पानी ज़ाया नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाए, तो पानी इसमें से निकल के बॉडी में शामिल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जो चीज़ इसमें रह जाएगी वो बॉडी से बाहर जाएगी, जो चीज़ निकल गई वो आपकी बॉडी में आ गई, तो पानी को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये काम होता है एडीएच का और ये वर्क करता है कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। तो कब रिलीज होता है भाई ये? इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर। आसान अल्फाज में ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब यह है कि जब बॉडी में पानी की कमी हो, इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया, जब डिहाइड्रेशन हो। दूसरा जो हार्मोन है जो किडनीज के ऊपर वर्क करता है, नेफ्रॉन्स के ऊपर वर्क करता है, वो है एल्डोस्टेरोन। अगर आपको याद हो, किडनी के ऊपर मैंने एक ग्लैंड बनाकर दिखाया था, ये ग्लैंड है कि जिसका नाम होता है एड्रीनल ग्लैंड। दिस इज द ग्लैंड, दिस इज नोन एज एड्रीनल ग्लैंड। इस एड्रीनल ग्लैंड को अगर आप काटें, जिस तरह हमने किडनी को काटा था ऊपर से, ठीक है, यहाँ से ब्लेड रख के काटा था इस डायरेक्शन के अंदर, अगर आप एड्रीनल ग्लैंड को काटें तो आपको इसके अंदर भी दो हिस्से नजर आएंगे। एक ये आउटर रीजन होगा, ठीक है, एक ये आउटर रीजन होगा, दिस इज नोन एज कॉर्टेक्स, और एक ये बीच वाला हिस्सा है, दिस इज नोन एज मेडुला। तो ये जो आउटर रीजन है एड्रीनल कॉर्टेक्स, यहाँ से रिलीज होता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जाता कहाँ है? ये नेफ्रॉन के पास जाता है। नेफ्रॉन के कौन से पार्ट के पास? ये जाता है नेफ्रॉन के इन दो पार्ट्स के पास, एक का नाम है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और दूसरा वही वाला पार्ट जिसको हमने कहा था कलेक्टिंग डक्ट। ये इन दोनों के पास जाता है और ये क्या इंक्रीज करवाता है? ये इंक्रीज करवाता है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन। सोडियम आयन बहुत सारी जगहों पर रीअब्जॉर्ब होता है, सोडियम आयन यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होता है, सोडियम आयन यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होता है, सोडियम यहाँ पर और यहाँ पर। लेकिन ये जो एल्डोस्टेरोन जाके वर्क करता है, ये फाइनल दो पार्ट्स के ऊपर करता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर, और वहाँ पे जाके सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवाता है। तो किसी भी कंडीशन में अगर आपकी बॉडी से सोडियम लॉस हो जाए या पानी ज़्यादा हो जाए, देखें अगर आपकी बॉडी में पानी ज़्यादा हो जाएगा ना तो सोडियम कम हो जाएगा। आप कहेंगे सोडियम तो उतना ही है, लेकिन हम देखते हैं रेशो, तो वाटर और सॉल्यूट का रेशियो होता है। तो इन केस वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो हम कहेंगे सोडियम का अमाउंट कम हो गया, तो फॉरन एल्डोस्टेरोन आएगा और क्या करेगा? सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। सिमिलरली ये तब भी रिलीज होता है जब ब्लड प्रेशर कम होता है या ब्लड का वॉल्यूम कम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हैमरेज हो गया, कोई चोट लग गई और खून बह रहा है, तो बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो कम हो जाएगा, यानी वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर भी एल्डोस्टेरोन आता है। क्यों? क्योंकि जब ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाएगा तो सोडियम के पीछे पीछे भागता हुआ आ जाएगा कौन? वाटर, और आपकी बॉडी के अंदर जो वॉल्यूम है, ब्लड का वॉल्यूम, वो दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। तीसरा जो हार्मोन है जो किडनी के ऊपर वर्क करता है उसका नाम है पैराथॉर्मोन। इसका दूसरा नाम है पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथॉर्मोन या ये कहलाता है पैराथायरॉइड हार्मोन। अभी जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ये रिलीज होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड से। ये कहाँ पाया जाता है? तो हमारी नेक के अंदर एक अदद इस तरह का ग्लैंड होता है, बटरफ्लाई शेप, दिस इज नोन एज थायरॉइड ग्लैंड। ये बैटमैन जैसा लग रहा है, दिस इज नोन एज थायरॉइड ग्लैंड। तो ये थायरॉइड ग्लैंड जो है, ये वाली सरफेस जो है ये आपकी तरफ है, इसके पीछे भी एक सरफेस होगी, ठीक है, जो स्क्रीन की तरफ होगी। अगर आप इस थायरॉइड ग्लैंड के पीछे देखें तो आपको छोटे छोटे 4 स्ट्रक्चर नजर आते हैं। दीज आर नोन एज पैराथायरॉइड ग्लैंड, और इनसे एक ही हार्मोन आता है जिसका नाम है पैराथॉर्मोन। ये जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है ये वहां जाता है नेफ्रॉन के पास जहां पे कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है। अगर आपको याद हो, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन मैंने बताया था इस पार्ट के अंदर होती है जिसे हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये यहाँ पर आता है और कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है, ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी है, तो पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज होगा। पैराथायरॉइड हार्मोन सिर्फ किडनीज के पास नहीं जाता, बल्कि ये जाता है आपकी बोन्स के पास, और बोन्स के अंदर जो कैल्शियम जमा है उसको तोड़ तोड़ कर बाहर निकलवाता है। यही वजह है कि अगर मुसलसल आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो तो बार बार पैराथायरॉइड हार्मोन्स आपकी बोन्स को तोड़ता रहेगा और आपकी बोन्स बहुत वीक हो जाएंगी। तो एक तो ये बोन्स के पास जा रहा है, एक ये नेफ्रॉन के पास जाता है और नेफ्रॉन को जाकर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाके रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवाता है। थर्ड, ये विटामिन डी को एक्टिवेट करता है और विटामिन डी जाता है इंटेस्टाइन के पास और वहाँ से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवाता है। तो ये 3 तरह से वर्क करता है। तो किडनी के ऊपर ये वर्क करता है किस पॉइंट के ऊपर? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और ये रीअब्जॉर्प्शन बढ़वाता है कैल्शियम की।
एक दो चीज़ें और हैं यूरिन से रिलेटेड। तो ये हमारे पास कॉम्पोजिशन दी हुई है यूरिन की, यूरिन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनकी वेरिएशन जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यानी इसके अंदर अगर चेंज आ जाए तो भाई यूरिन जो है उसके अंदर 95% होता है वाटर, ठीक है, सिंपल सी बात है। सिर्फ 5% कोई और मटेरियल होता है जिसमें सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, अमोनिया से लेकर यूरिया से लेकर यूरिक एसिड से लेकर क्लोराइड से लेकर ये सारी चीज़ें जो हैं ये सॉलिड के अंदर आ जाती हैं। मेनली ये है 95%। अच्छा, अब यूरिन का जो है वो टेस्ट किया जाता है जिसे यूरिन एनालिसिस कहते हैं या यूरिनालिसिस पढ़ते हैं। अब ये जो यूरिनालिसिस है ये मेडिकल साइंसेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ बीमारियां इससे पता लगती हैं, प्रेगनेंसी के बारे में पता लग सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो हैं उनके बारे में पता लगता है, और किडनी किस तरह से वर्क कर रही है या किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है उसके बारे में हमें इससे आइडिया होता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी हुई है कि भाई नॉर्मल ये एक हेल्दी इंसान जो है उसके यूरिन का सैंपल है, तो वाटर जो है वो 95% है, ठीक है, और प्रोटीन्स जो है वो 0 हैं, ये आपने याद रखना है। ग्लूकोज जो है वो 0 है, ये भी याद रखना है। और पीएच जो है वो 5 है। 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब है एसिडिक, तो जो यूरिन होता है वो एसिडिक होता है। इसके अलावा बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इन्होंने एग्जाम्पल क्या दी है भाई, देखिए नॉर्मल इंसान के जो यूरिन है उसके अंदर ग्लूकोज 0 होता है, तो अगर किसी के यूरिन के अंदर आपको ग्लूकोज मिल रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि शायद उसे डायबिटीज़ हो। लाजिमी भी नहीं है लेकिन हो सकता है ये डायबिटीज़ की कोई अलामत हो। सिमिलरली प्रोटीन्स क्यों याद रखना है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट के ऊपर फिल्ट्रेशन होती है वहाँ पर जो होल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वहाँ से ब्लड की प्रोटीन्स गुजर नहीं पाती। तो नॉर्मल इंसान का जो यूरिन होता है उसके अंदर, हेल्दी इंसान का जो यूरिन होता है उसके यूरिन में प्रोटीन्स नहीं होते। अगर किसी के यूरिन के अंदर प्रोटीन्स आ रही हैं इसका मतलब ये है कि उसकी किडनी के अंदर डैमेज है। तो वो लोग कि जिनकी किडनी डैमेज होती है, जिनकी किडनी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही होती, तो उनके यूरिन के अंदर प्रोटीन देखने को मिलता है। सिमिलरली ये जो पीएच है, पीएच होनी चाहिए एसिडिक। पीएच अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए या पीएच अगर बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करते हैं और जो स्टोन्स हैं किडनी के अंदर वो भी बनने के चांसेस होते हैं पीएच के चेंज होने से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन की। ओके, बस ये छोटी सी बात और करेंगे। किडनीज जो हैं दे आर ऑस्मोरेगुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्या मतलब है भाई इसका? देखें, ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब है वो प्रोसेस के जिसके थ्रू बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट का अमाउंट बैलेंस किया जाता है, और एक्सक्रीशन का मतलब है कि बॉडी से वेस्ट निकालना। तो जो हमारी किडनीज है वो दोनों वर्क करती हैं, वो सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है बल्कि हमारी किडनीज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स भी हैं। क्या मतलब है इसका? एक तो ये हमारी बॉडी से वेस्ट निकालती हैं, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, एक्स्ट्रा वाटर है, तो ये हमारी बॉडी से निकाल देती हैं। ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो हमारे लिए हार्मफुल है। सेकंड, हमने देखा था कि वाटर की और सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत कंट्रोल्ड होती है। देखा जाता है बॉडी को कितनी ज़रूरत है पानी की, बॉडी को कितनी ज़रूरत है सॉल्यूट की, तो इस हिसाब से वाटर और सॉल्यूट का बैलेंस भी मेंटेन कर रही है। तो दैट इज़ वाई हम किडनी को कहते हैं कि ये ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन भी है और ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है। कौन है जो वाटर के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है? मैं पहले बता चुका हूँ, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है वेजोप्रेसिन। तो दैट्स इट। इसके बाद एक वीडियो है जिसमें हम किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।